तो सर, जैसे कि आपने एक बात बताई कि विधायक बनना कौन नहीं चाहता, तो विधायक बनना आपके लिए एक जिम्मेदारी थी या एक ओहदा? सर, आप विधायक रहे 2013 से 2018 तक, तो उस विधायक कार्यकाल में सरकार और मुख्यमंत्री स्तर से मिले सहयोग ने क्षेत्र के विकास को कैसे आगे बढ़ाया? फिर भी 2023 में आपका टिकट क्यों कटा गया सर? चित्तौड़गढ़ शहर से हम चारों रोडों को जोड़ते हैं, बोले कपासन रोड को जोड़ते हैं, बोले मानपुरा रोड को जोड़ते हैं, या उदयपुर रोड को आज जोड़ते हैं, या निम्बाड़ा रोड को जोड़ते हैं, सबको फोर लाइन हम लोगों ने। वो निर्दलीय चुनाव चंद्रपाल सिंह आख्या ने लड़ा, वहाँ चित्तौड़गढ़ विधानसभा की आम जनता ने चुनाव लड़ा। सर, जनता का उस समय एक स्टेटमेंट था कि हम 1 महीने तक बीजेपी में नहीं थे। सर, जन सेवार्थ के दौरान जनता की पीड़ा और समस्या सुनकर उनका समाधान करते समय आप कैसा महसूस करते हैं? देखो, बड़े बाप दादाओं से सीखा है, परिवार से सीखा है, धर्म और हर आदमी को धार्मिक बनना भी चाहिए, धर्म के काम भी करना चाहिए और उनकी हर गरीब आदमी की सेवा करनी चाहिए। 2028 तक आपका चित्तौड़गढ़ के लेकर क्या विजन या मिशन है? जी मैं सर। सांवरे सेठ को प्रेरणादायक मानता हूँ। सांवरे सेठ के आशीर्वाद से मैं यहाँ बढ़ा हूँ और सांवरे सेठ का मेरे बहुत भरपूर आशीर्वाद है। नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार जोशी, फाउंडर द संदीप शो। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जिनकी कहानी किसी एक चुनाव या किसी एक पद तक सीमित नहीं है, बल्कि संघर्ष, संस्कार और जन विश्वास की लंबी यात्रा है। बचपन वीरभूमि चित्तौड़ की मिट्टी में पले बढ़े, जहां इतिहास केवल पढ़ा नहीं जाता है बल्कि जिया जाता है। कॉलेज के दिनों में राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित होकर वे एबीवीपी से जुड़े और वहीं से संगठन, अनुशासन और नेतृत्व के संस्कार प्राप्त किए। समय के साथ वे सहकारी बैंक के चेयरमैन बने और इस जिम्मेदारी को केवल पद न मानकर सेवा का माध्यम बनाया। किसानों की आर्थिक जरूरत हो, ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े आम आदमी की मूलभूत समस्या हो, उन्होंने धरातल स्तर पर निरंतर काम किया। काम का असर हुआ और उनकी लोकप्रियता स्वाभाविक रूप से बढ़ती चली गई। फिर आया 2013 का विधानसभा चुनाव। पहली बार विधायक का टिकट मिला और जनता ने भरपूर विश्वास जताते हुए उन्हें भारी मतों से विजय बनाया। 2018 में भी जनता का यही भरोसा कायम रहा और वे दूसरी बार विधायक बने। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता। 2023 के विधानसभा चुनाव में कुछ राजनीतिक और पार्टीगत कारणों से उन्हें टिकट नहीं मिला। ऐसे समय में बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जनता आगे आई और जनता के आग्रह पर उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरने का निर्णय लिया, जहां एक बार फिर जन विश्वास जीत में बदला और वे तीसरी बार 2023 में विधायक बने। राजनीतिक शुचिता और परिपक्वता की मिसाल यह रही कि जिस पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, आज वह उस पार्टी को समर्थन दे रहे। इनका पार्टी के प्रति समर्पण देखिए। आज के इस पॉडकास्ट में हम उनसे चित्तौड़ के विकास रोड में जनसेवा की सोच, राजनीतिक जीवन और संघर्ष की उस यात्रा को जानेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ विधानसभा के लोकप्रिय, जमीन से जुड़े हुए, संघर्षशील और जन विश्वास के प्रतीक विधायक महोदय चंद्रपाल सिंह आख्या जी। ऐसी ही सच्ची, जमीनी और प्रेरक कहानियों को देखने और सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आज का यह पॉडकास्ट हम सावरिया सेठ का नाम लेकर शुरू करते हैं। तो बोलो सावरिया सेठ की जय। तो अब समय आ चुका है हमारे महंगे मेहमान चंद्रपाल सिंह जी आख्या को इनवाइट करने का। नमस्कार सर। नमस्कार सर, द संदीप शो में दिल की गहराई से सर आपका हार्दिक स्वागत है। आपकी जो जनता है वो आपको एक विधायक के रूप में देखती है, लेकिन सर आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम उन चंद्रपाल सिंह जी से मिलना चाहेंगे जो चित्तौड़ की मिट्टी में बड़े हुए हैं। तो सर, आपके बचपन कैसा था वो हमें बताएं सर। मेरा बचपन एक छोटा सा आख्या गांव, सांवरे जी के पास आख्या गांव है जी सर। वहाँ से शुरू हुआ है। मेरा बचपन वहाँ बीता है।
वहाँ एसी और एसटी की बस्ती 70% है और 30% में सब लोग हम आते हैं। आज भी वहाँ गाड़ी का अभाव है और कोई गाड़ी वगैरह नहीं चलती है। वो छोटा सा गांव है, छोटे से गांव से निकल के मैं यहाँ चित्तौड़ पहुँचा हूँ, आज चित्तौड़ रह रहा हूँ। जी सर। तो सर परिवार में कैसा था सर, माहौल, पारिवारिक माहौल कैसा था? पारिवारिक माहौल मेरा बहुत बड़ा परिवार है। मेरे फादर 6 भाई हैं, 2 मेरी बुआ है और 6 भाइयों के वापस 23 बेटे और 22 बेटे हैं। तो मेरा बहुत बड़ा परिवार है। बहुत बड़ा परिवार में मैं बड़ा हुआ हूँ और वहाँ बहुत संस्कृत परिवार है और बड़े परिवार में मैं रहा हूँ। सर तो जब बचपन को सर आप याद करते हैं तो सबसे पहली तस्वीर या सबसे पहली ऐसी कौन सी याद है जो आज भी याद करने पर आपका मन तरोताजा हो जाता है? देखो, उस टाइम भी अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के प्रधानमंत्री बने, जी सर। उनका विजन, उनके भाषण, उनकी बात, उनके चाल चलन और स्वामी विवेकानंद, जी दोनों को मैं स्वामी विवेकानंद को भी आदर्श मानता हूँ। स्वामी विवेकानंद के बाद अटल बिहारी जी वाजपेयी जो देश के लिए काम किया और जो उनका विजन था, उसको देख के आज भी मैं प्रसन्न होता हूँ। और स्वामी विवेकानंद ने जितना बड़ा काम किया है देश के लिए वो कर नहीं सकता, और स्वामी विवेकानंद को मैं आदर्श के रूप में देखता हूँ। सर जैसे कि आपने स्वामी विवेकानंद जी का नाम लिया, तो वो युवाओं के आदर्श हैं और हम सब के आदर्श हैं। तो एक युवा की लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है सर कॉलेज। तो सर आप अपने कॉलेज के दिनों को कैसे याद करते हैं? जब कॉलेज में हम पढ़ते थे, बिल्कुल छोटे थे, बस से आते जाते थे और साइकिल से गांव से हाईवे पे बानसेन आते थे। बानसेन से फिर हम बस के द्वारा यहाँ आते थे। और वास्तव में उस टाइम हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम करते थे, छोटे छोटे थे। और जिस टाइम चुनाव होते थे हम सब लोग 5-5, 7-7, 10 दिन रहते थे, या मकान में किराए रहते थे। किराए के रूप में हम हाथ से भोजन बनाते थे, सब्जी पूड़ी सब साफ सफाई हम करते थे, बर्तन हम खुद साफ करते थे। जी तो उस टाइम की बात ही अलग थी। हम सब साथ मिलके 10-10, 20-20, 25-25 दिनों खाना साथ बना के हम खाते थे और सब लोग साथ मिलकर रहते थे। तो सर आपके जीवन में राजनीतिक यात्रा कैसे शुरू हुई? राजनीति यात्रा, मेरे फादर, मेरे मदर सरपंच शुरू से रहे हैं, मेरे दादाजी सरपंच रहे हैं। तो शुरू से उनके रूप में मैंने देखा है कि जिस टाइम एमएलए साहब, एमपी साहब, मंत्री जी जिस टाइम आते थे तो हमने सोचा कि हम भी कभी कुछ उच्च पद पर जा सकते हैं, एमएलए हम भी बन सकते हैं। तो आज भगवान सावरे सेठ ने हमारी भी इच्छा करी, इस जगह जब पहुंचा हूँ, जनता ने मुझे, जनता के आशीर्वाद से मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तो सर क्या कॉलेज के समय में से ही आप एबीवीपी से जुड़े थे? मतलब उसमें वो कैसे जुड़ना? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जिस दिन मैं कॉलेज में आया उसी दिन से मैं जुड़ा हूँ और आज दिन तक मैं जुड़ा हुआ हूँ। भले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काम करती है, जिस प्रकार का बच्चे काम करते हैं, और आज मैं जिस राजनीतिक में जहाँ हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बहुत बड़ा हाथ है। जो कमान मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में देखी, उसी को रूप में मैं चल रहा हूँ। जी सर। तो सर आपके सब सहकारी बैंक के जिला चेयरमैन रहते हुए किसानों और आम लोगों के हित में बैंक को भरोसेमंद व जन केंद्रित बनाने के लिए आपने ऐसे कौन सी अहम पहल की? चित्तौड़गढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक वो बैंक है जो राजस्थान में 1 नंबर 2 नंबर बैंकों में है। और कोऑपरेटिव में जिस टाइम में केंद्रीय सहकारी बैंक का चेयरमैन बना हूँ, उस टाइम 260 पैक्स और लैंप्स थे और पैक्स लैंप्स के चुनाव भी हुए, सब कुछ हुआ। और हम सब लोगों ने किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं हमारे बैंक से चालू करी है। और उस बैंक की योजना चालू करने के कारण वो योजनाएं, हमारे वाली जो योजनाएं हैं, वो पूरे राजस्थान में और सभी जगह चल रही है। और हमारा बैंक बहुत राजस्थान में सबसे अच्छा बैंक केंद्रीय सरकारी बैंक है। उसी से कोऑपरेटिव के कारण मैं आज एमएलए बना हूं, तो कहेंगे कोऑपरेटिव का एक बहुत बड़ा हाथ है। जो जहां निर्वाचन होते हैं, जहां चुनाव हो जाते हैं, वो पैक्स लैंप्स बहुत अच्छे हैं। जिस कारण किसी कारणवश सरकार में अगर चुनाव नहीं हो पाए तो वो लॉस की पत्ती में चला जाता है, क्यों अधिकारी इतना ध्यान नहीं देते। तो वहाँ अगर अध्यक्ष बनता है या हमारा वहाँ व्यवस्थापक रहता है तो उनके कॉम्बिनेशन से वहाँ काम वगैरह अच्छे होते हैं। और वहाँ अच्छा क्या अच्छा कर सकते हैं, किसानों के बारे में सोच सकते हैं, वो मिल बैठ के सोचने के हम लोगों ने किया और हमने केंद्रीय सरकारी बैंक में बहुत ऊंचाई को बढ़ाया। जी सर। सहकारी बैंक के चेयरमैन रहते हुए आपके मन में विधायक बनने का विचार कैसे आया और जनसेवा की यात्रा ने आपको राजनीति की ओर कैसे प्रेरित किया? विधायक बनने की इच्छा शुरू से मेरी थी, किसकी नहीं होती इच्छा, तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं विधायक बनूं। पर केंद्रीय सरकारी बैंक के माध्यम से एकदम स्टेप ऊपर बढ़ नहीं सकता। तो केंद्रीय सरकारी बैंक के माध्यम से मैंने पूरी एक बिछात बिछाई और उस माध्यम के कारण मैं एमएलए बना हूं। क्योंकि सोच मेरी शुरू से थी कि मैं कहीं ना कहीं विधायक बनूँ या राजनीतिक में अच्छी जगह करूँ और जनता की सेवा करूँ। और सेवा के रूप में आज भी मैं विधायक नहीं मानता हूँ, जनसेवक मानता हूँ। तो सर जैसे कि आपने एक बात बताई कि विधायक बनना कौन नहीं चाहता,
तो विधायक बनना आपके लिए एक जिम्मेदारी थी या एक ओहदा, या आपने इसे कैसे निभाने का मैं संकल्प किया? जनसेवक मानता हूँ और मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता मानता हूँ। कभी मैं विधायक, आज भी मैंने नहीं सोचा कि मैं विधायक हूँ, पहले भी कभी भविष्य में भी सोच सकता हूँ मैं विधायक हूँ। मैं एक जनसेवक हूँ, जनता की सेवा के करने के लिए बना हूँ। जनता की जिंदगी भर जब तक रहूँगा, जब तक मैं सेवा करने की तत्पर हूँ। और मैंने विधायक सोचा भी नहीं कि मैं विधायक के ओहदे पे हूँ या किसी पद पे हूँ। मैं एक जनसेवक हूँ। सर, आप विधायक रहे 2013 से 2018 तक, तो उस विधायक कार्यकाल में सरकार और मुख्यमंत्री स्तर से मिले सहयोग ने क्षेत्र के विकास को कैसे आगे बढ़ाया? आज जिस टाइम में विधायक था, 2013 से 18 शुरू में बना हूँ, हमारी वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी और राजस्थान में वन साइड 163 के आसपास सीटें आई जी और सर। काफ़ी विकास मैडम वसुंधरा जी के शिक्षा विभाग में जितने भी 10वीं तक स्कूल थे वो सब 12वीं तक स्कूल उस टाइम हुए हैं। जी। जहाँ गौरव पथ हर पंचायत हेडक्वार्टर गौरव पथ उस टाइम हुए हैं और सामुदायिक भवन, रोडें के बिछात, सामुदायिक भवन की बिछात, पुलिया, खूब काम उस टाइम भी हुआ है। और जितना काम हम लोगों ने मांगा उससे ज़्यादा मैडम वसुंधरा जी ने दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में विकास में कोई कमी नहीं रही। जब 2018 में भाजपा की हार हुई, उसके बावजूद आपका जीत का मार्जिन बढ़ा था सर, फिर भी 2023 में आपका टिकट क्यों कटा गया सर? टिकट कटना नहीं करना एक ईश्वर की भी आशीर्वाद होना चाहिए। ईश्वर का आशीर्वाद मेरे पे कम था, इस कारण टिकट नहीं मिल पाया। तो भी लोगों ने टिकट को मानकर, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट मानकर मेरे को वोट दिए और उसी वापस जीतने के बाद वापस मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। तो ऐसा कोई नहीं है कि समय है, ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं होते, किसी कारण कट सकते थे। ऊपर वालों को यह था कि नरपत जी राजवी का टिकट वहां से कटा था, उनको शेयर करने के चक्कर में मेरा टिकट उड़ गया। जी सर। अब भाजपा के सबसे अनुशासित विधायकों में गिने जाने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा सर? वो निर्दलीय चुनाव चंद्रपाल सिंह आख्या नहीं लड़ा, वहां चित्तौड़गढ़ विधानसभा की आम जनता ने चुनाव लड़ा। आम जनता की मर्जी थी। मेरा कोई टिकट कटने के बाद मेरा ऐसा कोई मूड नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूं, पर यहाँ की जनता ने जिस प्रकार का आक्रोश था, जिस प्रकार का गुस्सा था, उनका चुनाव लड़ेंगे भाई और हम आपको जिताएंगे और वापस आप भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करना, इस प्रकार उनकी जनता ने चुनाव लड़ा। चंद्रपाल सिंह आख्या ने चुना, कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा। सर, जनता का उस समय एक स्टेटमेंट था कि हम 1 महीने तक बीजेपी में नहीं थे, ऐसा कुछ सर था सर, उसको हम जानना चाहेंगे। नहीं, लोगों में ये था कि अभी चंद्रपाल सिंह जी भी हैं, हम चुनाव लड़ लेंगे, हम जीत जाएंगे। ठीक है, महीने 2 महीने जब प्रचार प्रसार और जब तक जीत नहीं जाते, जब तक नहीं है, फिर हम भारतीय जनता पार्टी के थे, हैं और रहेंगे। इस प्रकार का उनका व्यू था और अभी भी है। जी सर, टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय में आप जीते, फिर बीजेपी को समर्थन किया। सर, इस फैसले के पीछे आपकी क्या सोच रही है? मेरी पैदाइश से मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ और जो मेरी विचारधारा है, जो वास्तव में जिस प्रकार का कांग्रेस से मेरा कोई ज़्यादा मेल मिलाप नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का और जिस प्रकार का मैं शुरू से भारतीय जनता पार्टी का रहा हूँ, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का ही पहले भी था और आज भी और भविष्य में भी रहूँगा। सर, अफसरशाही के सामने स्पष्ट और निर्भीक रहना आपकी पहचान रहेगी। सर, इसके पीछे क्या सोचा है आपकी? ऐसा है कि अपन अपने आप में हार्ड ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं, तो अपन दमंगई से किसी भी अधिकारी को कह सकते हैं। अगर कोई विधायक या कोई जनप्रतिनिधि अगर अपने आप में कहीं न कहीं अगर उसका लीकेज होगा या उसका कोई लकुना होगा, तो 100% अधिकारी उस पर हेवी होंगे। वरना मैं शुरू से ईमानदारी से जनता की सेवा करी, तो कभी सोचा भी नहीं कि कभी किसी की चाय हम पी लें, किसी की मिठाई खा लें। तो इसलिए कभी सोचने की जरूरत नहीं। दमंगई पहले भी थी, आज भी और भविष्य में भी रहेगी और ईमानदारी से काम करने वाला वो हर आदमी दमंगई से काम करता है। अगर आज आप पीछे मुड़कर देखें तो आपका कौन सा सिद्धांत है जिसने जनता के साथ आपका रिश्ता मजबूत किया? जनता के साथ 24 घंटा, एक तो मोबाइल अपना खुद को उठाना और जनता के साथ 24 घंटे उनके साथ खड़ा रहना और हर फोन को उठा के उनको जवाब देना और छोटे मोटे उनके सुख दुख दर्द में, मौत मरकत में उनके साथ खड़ा रहना, ये सबसे बड़ी उनकी रहती है। कभी बीमारी हो, कभी ऐसी कोई भी हो, ऐसी कोई आपदा हो, उनके साथ खड़ा रहना सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी भी जनप्रतिनिधि होती है, उसको मैं ईमानदारी से निभाता हूँ। आपने अपने विधायक कार्यकाल के दौरान अपने क्षेत्र के विकास के लिए कौन कौन से प्रमुख कार्य किए सर? यहाँ चित्तौड़गढ़ शहर से हम चारों रोडों को जोड़ते हैं, बोले कपासन रोड को जोड़ते हैं, बोले मानपुरा रोड को जोड़ते हैं, या उदयपुर रोड को आज जोड़ते हैं, या निम्बाड़ा रोड को जोड़ते हैं, सबको 4 लाइन हम लोगों ने किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हम सब लोगों ने मिलकर करने की कोशिश करी और मैंने और हमारे सांसद जी ने सबने मिलकर उनको किया है। उसके अलावा बड़े बड़े पुलिया थे, उन पुलिया को हम लोगों ने बनाया। आज कपासन बाईपास का, कपासन मानपुरा जो बाईपास था, उसको, उस काम को टेंडर हो गए हैं और बहुत ही जल्दी वो भी काम हो जाएगा। हमने बदेसर बाईपास, बदेसर में कॉलेज,
डेलवास में पुलिया, खोर की बड़ी पुलिया, के पालचा से हाईवे तक 60 करोड़ की ये रोड, मतलब काम और विकास में इस सरकार में कोई कमी नहीं है। डबल इंजन की सरकार है और मिलकर हम विकास और डेवलपमेंट करें। और आने वाले दिनों में यहाँ रिवर फ्रंट का हम कैसे देख सकते हैं, रिवर फ्रंट के रूप में हमारा बड़ा उचित है कि यहाँ रिवर फ्रंट डेवलप करें शहर में। और शहर में काफ़ी यहाँ बड़े बड़े पार्क भी हम डेवलप करने की कोशिश करें और रोड भी हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सर, विपक्ष अधिकतर ये आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, इसे आप कैसे देखते हैं सर? विपक्ष का काम है विपक्ष को उनकी बात करना और उनको जिंदा रहना। वो धर्म की बात करेंगे, उनके नीचे कोई धरातल तो उनके पास बची नहीं है, क्योंकि उनका सेंट्रल का केंद्र की जो उनकी स्थिति है, राहुल गांधी जी की जो स्थिति है, प्रियंका गांधी की जो स्थिति है, या उनकी पार्टी की जो स्थिति है, वो बहुत बुरी स्थिति है। उनमें आपस में खींचतान बहुत ज़्यादा है। राजस्थान के सभी नेताओं में आपस में खींचतान बहुत ज़्यादा है, तो उनको कोई ज़्यादा कोई दिखता नहीं है। वो धर्म की बात करते हो, इसकी बात करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हमने राम मंदिर के लिए भी बात शुरू से भी करी और आज भी करते हैं और भविष्य में करेंगे। राम मंदिर ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार ने सबसे बड़ा अगर वो काम किया तो राम मंदिर का वर्षों से जो काम मामला अटका हुआ था वो राम मंदिर का किया। और धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं तो पहले किए, नहीं अभी भी कर रही है, नहीं भविष्य में करेगी। सर, आपको देखा जाता है कि आप हमेशा धर्म के कार्यों में सक्रिय रहते हैं, इसके पीछे आपकी क्या प्रेरणा या उद्देश्य है? देखो, बड़े बाप दादाओं से सीखा है, परिवार से सीखा है। धर्म और हर आदमी को धार्मिक बनना भी चाहिए, धर्म के काम भी करना चाहिए और उनकी हर गरीब आदमी की सेवा करनी चाहिए, गौ सेवा में खड़ा रहना चाहिए, मंदिर से अपनी शुरुआत करना चाहिए। कहीं न कहीं अपने ईश्वर ने जो पैदा किया उसमें आपको विश्वास करना चाहिए और ईश्वर ने पैदा किया और एक दिन ईश्वर के साथ ही आपको वापस जाना है, तो इसलिए आपको धर्म ज्ञान, पूजा पाठ इस सब में विश्वास करना चाहिए। और कहीं न कहीं वो ईश्वर धर्म पुण्य आपका काम आएगा। एट लास्ट कोई चीज़ें काम आने वाली नहीं, आप अकेले आए और अकेले जाएंगे। जी सर। सर, राजस्थान में वर्तमान सरकार के कार्यकाल को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? मैं तो ये देख सकता हूँ कि डबल इंजन की सरकार है। विकास और डेवलपमेंट और फंड के लिए हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी हैं, तो ऊपर मोदी जी हैं, तो पैसे की कोई कमी नहीं है। विकास डेवलपमेंट कर रहे हैं। जो छोटी मोटी बातें कोई भड़काने की कोशिश करता है वो विपक्ष का काम है, वो भड़काते हैं। वरना पहले भी अच्छा भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकारें बनी है, भले शेखावत साहब की सरकार हो या वसुंधरा जी को या भजन लाल जी की सरकार हो, विकास डेवलपमेंट पहले भी किया है, आज भी कर रहे हैं और यहाँ कोई कमी विकास और डेवलपमेंट की रहेगी। यहाँ की जनता ने जो मांगा है वो सरकार ने दिया है। सर, जन सेवार्थ के दौरान जनता की पीड़ा और समस्या सुनकर उनका समाधान करते समय आप कैसा महसूस करते हैं? मैं अपने आप को मैं गौरवान्वित समझता हूँ कि मेरा लेटर पैड किसी के काम आ रहा है, या मेरे फ़ोन करने से किसी सुख दुख आदमी का काम हो रहा है, या किसी भी समस्या में कोई उलझा हुआ अगर मेरे फ़ोन से काम हो रहा है, तो इससे बड़ा मेरा कोई पुण्य नहीं है। सबसे बड़ा मैं जनसेवक के रूप में काम करता हूँ। जनसेवक के रूप में उन लोगों के 24 घंटे साथ रहता हूँ और इसी कारण मैं जनसेवक के रूप में काम करता हूँ और जनसेवक में जन समस्या वगैरह सुननी सब वो करता हूँ। सर, अक्सर जनता को लगता है कि एक विधायक से सीधा फ़ोन पे बात करना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन आपके मामले में ये देखा गया है कि आप अपना फ़ोन स्वयं रिसीव करते हैं, इसके पीछे आपकी क्या सोच है? देखो, फ़ोन हर आदमी अपनी विधानसभा का हो या बाहर का हो, हर आदमी डायरेक्ट चाहता है कि मैं एमएलए से बात करूं। जी सर। और वो सुविधा मैं देता हूँ, आम जनता को देता हूँ। मैं 24 घंटे मेरा फ़ोन चालू रहता है और हर आदमी का फ़ोन उठाता हूँ और उनका फ़ोन उठा के उनका जवाब देता हूँ और उनको काम करके वापस फ़ोन करता हूँ। जी सर। सर, आने वाले 2028 तक आपका चित्तौड़गढ़ के लेकर क्या विज़न या मिशन है? यहाँ किले, एक तो सबसे बड़ा तो रिवर फ्रंट, हमारी दो नदी हैं, उसको रिवर फ्रंट के बारे में कैसे हम डेवलप कर सकते हैं उसको करने की हम लोग कोशिश करें। एक किले का चढ़ने में काफ़ी समस्या आ रही, पर्यटक काफ़ी आने लग गए। इसके लिए हम लोग ऊपर चढ़ने के लिए पीछे वाला गेट की कोशिश भी कर रहे हैं और भी काफ़ी चीज़ें हमने सोच रखी है किले के लिए भी हम और अच्छा करें। और पर्यटक दृष्टि से राजस्थान में चित्तौड़गढ़ उदयपुर अच्छा स्थान है, तो पर्यटक दृष्टि से हमारे यहाँ अच्छे धार्मिक स्थान है, उनको भी हम डेवलपमेंट करके उनको करें और रोडों का पूरा जाल हम यहाँ बीत जाए। और आने वाले दिनों में यहाँ काफ़ी औद्योगिक हब है, तो औद्योगिक हब में भी हमारे यहाँ युवा बेरोजगार हैं, उनको नौकरी कैसे लगे हम लगा भी रहे हैं और लगाने की कोशिश भी करें, वो लगेंगे। सर, अब तक के आपके कार्यकाल में चित्तौड़गढ़ विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क को लेकर आपने किन किन कार्यों को महत्व दिया? मैंने शिक्षा पे भी खूब काम किया है। शिक्षा, मेरी जितने भी स्कूल हैं पंचायत हेडक्वार्टर, उन सबको मैंने 12वीं तक करा। शिक्षक की जो कमी थी उनकी पूर्ति हम लोगों ने करी है। यहाँ कॉलेज खुलाया है, भदेसर में हम लोगों ने कॉलेज खुलाया है
और शिक्षा की दृष्टि से जहाँ छोटा से छोटा कोई गांव है वहाँ हम 5वीं तक 8वीं तक हमने स्कूल खुलवाया। ये शिक्षक की जो कमी थी उनकी पूर्ति हम लोगों ने करी है। जी और चिकित्सा के बारे में भी जहाँ CSC PSC नहीं थी वहाँ CSC PSC हम लोगों ने दिए। और जहाँ डॉक्टरों की कमी थी भरपूर हम डॉक्टरों की, भजन लाल जी की सरकार में डॉक्टरों की कोई कमी हम लोगों ने नहीं छोड़ी, नर्सिंग कर्मचारियों की नहीं छोड़ा है। और उसके अलावा रोडों के बारे में तो मैं आपको बताऊं, इसमें मेरे इस कार्यकाल में अभी 2 साल के कार्यकाल में कम से कम 500 550 करोड़ का डेवलपमेंट मिला है। सर, इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को तो इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से यही देना चाहता हूँ, आप लोग अगर आप कोशिश करेंगे, अगर आप एसपी बनने की IPS बनने की सोचेंगे, डिप्टी तो आप बन ही जाएंगे। और डिप्टी बनने की सोचेंगे थानेदार आप बन ही जाएंगे। आप MLA बनने की सोचेंगे तो प्रधान तो बन ही जाएंगे। इसलिए आदमी की सोच ऊपर होनी चाहिए और पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, और ये नेगेटिव बातों में नहीं जाना चाहिए। पॉजिटिव अपन सोच की क्या, ईश्वर को साक्षी मानकर अपनी ईमानदारी से काम करेंगे तो 100% हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, हर व्यक्ति के जीवन में एक प्रेरणादायक व्यक्ति होते हैं, तो वो सर आपके जीवन में कौन है सर, जिससे आप प्रेरणा मेरे तो सबसे बड़ा प्रेरणादायक सांवरे सेठ हैं। मैं उस सांवरे सेठ को प्रेरणादायक मानता हूँ। सांवरे सेठ के आशीर्वाद से मैं यहाँ बढ़ा हूँ और सांवरे सेठ का मेरे बहुत भरपूर आशीर्वाद है। मैं निर्दलीय चुनाव भी लड़ा हूँ तो सांवरे सेठ को पूछ के लड़ा हूँ, और जीत में सांवरे सेठ का आशीर्वाद ही है। जी सर। और आम जनता का आशीर्वाद है। सर, सर आपका शेड्यूल हमें थोड़ा सा जानकारी मिली कि आप सुबह से 5 बजे उठते हैं, योग के लिए जाते हैं और रात में सोने का आपका कोई फिक्स नहीं रहता है, तो सर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है आपके अंदर? एनर्जी तो अपन पॉजिटिव काम करेंगे तो एनर्जी आप लोगों को अपने आप ईश्वर देगा। अगर पॉजिटिव सोच नहीं होगी तो उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। इसलिए हर आदमी पॉजिटिव सोचे और सुबह अगर घूमने फिरने का रूटीन रहे, सूर्योदय से पहले अगर आप उठेंगे तो ईश्वर भी आपका साथ देगा। और ईश्वर तो ऐसे भी सबका साथ देता है, पर इससे ज्यादा एनर्जी आप लोगों को मिलेगी। जी सर। सर, आपका मैं सुबह से देख रहा हूँ सर कि जन सेवार्थ में आपका बहुत ही समय व्यस्त रहता है और आपका शेड्यूल भी बना हुआ है, फिर भी द संदीप शो को इतना समय देने के लिए सर दिल की गहराई से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर संदीप शो को धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ चित्तौड़ पधारे। मेरा इतनी बातें आप लोगों ने मेरे से कही सुनी, इसलिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद दूँ और आपका उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये ब्रॉडकास्ट आपका बहुत आगे बढ़े, ऊंचाई छुए, देश में नहीं विश्व में भी आपका नाम रोशन करो, इससे मेरा आप लोगों को बधाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, हम भी यही चाहेंगे कि यह शो आपके मार्गदर्शन में और आपके सहयोग से चले सर। बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद सर।